हे गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। कहानी की स्टार्टिंग में ही हमें ड्रामे की फीमेल लीड सॉन्ग आपको दिखाया जाता है, जो कि एक क्यूट फूडी गर्ल है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक रेस्टोरेंट पे ही पहुंची हुई थी। यहाँ का ऑनर ही सबसे बड़ा शेफ है और साथ ही साथ हमारे ड्रामे का हीरो यू गुक टाई भी। दूर बैठी सोंगा तो बस मज़े से उसे खाना बनाते ही देख रही होती है। एक्चुअली में एक काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग एंड हॉट जो होता है, जब वो कुछ टेस्ट करवाने के लिए इसे अपने पास बुलाता है। ये तो अब उसके हाथ की तरफ ही लपकी थी। लगता है कि ये अपने हाथों से मुझे खिलाना चाहता है। वह वो इसे रोक के कह देता है कि ये वाला नहीं, बल्कि वो जो साइड पे खाना पड़ा है ना, उसे टेस्ट करना है। अब काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस भी होके रह गई थी। अब ये खाना तो उसे इतना ज़्यादा यमी लगता है कि ऐसे मानो हवाओं में ही उड़ने लग गई हो। अब जब ये उससे पूछते हैं कि आपको ये खाना कैसा लगा, तो आगे से कह देती है आई लाइक यू। अब ये तो उसके मुंह से ही फिसल गया था। खाने की मस्ती में तो इस बेचारी को पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या कह रही हूँ। अब जैसे ही यू का सरप्राइज फेस देखती है, तो फ़ौरन से ही कहने लगी थी कि मैं तो फ्लेवर की बात कर रही थी कि आई लाइक इट। चलो, बड़ी मुश्किल से इसने बात को संभाल ही लिया। तभी इसका फ़ोन बज उठता है, जो कि काउंटर पे ही रह गया था। यूं इसे फ़ोन थमाता है। उसके भाई की ही कॉल आ रही थी। इसके साथ ही अब 1 आवर पहले का ही सीन दिखाया जाता है। सोंगा का भाई सोंगजू एक जगह पे ही एज अ बॉडीगार्ड का काम करता है। काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो फिर अपनी दीदी को ही कॉल करके अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे बॉस का खाना लेने के लिए भेज दिया था। और यहीं पे ही अचानक उसकी मुलाकात यू से भी हो गई थी। ऐसे मानो सोंगा को उससे फर्स्ट साइट लव यू हो गया हो। उसके पूछने पे ये जैसे ही ऑर्डर लेने का बताती है, तो वो उसे रेस्टोरेंट पे ही लेके आ गया था। यू के साथ 2 और लड़के भी काम करते हैं। एक का नाम है नाम सोरी एंड दूसरा है बीरियोंग। उनके पूछने पे ये फिर उन्हें अपना नाम बताती है और खुद से इंट्रोड्यूस भी करवाने लगी थी। बाकी नज़रें तो इसके सिर्फ और सिर्फ यू पे ही टिकी होती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम जो था। इसी के साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है। सो बैक टू दी प्रेजेंट। भाई तो इसे जल्दी से ही खाना लेके आने को ही बोलने लगा था कि इतनी लेट हो चुकी है, आखिर को आप कहाँ पे रह गई हैं। इन्होंने तो सोंगा के लिए भी एक लंच बॉक्स प्रिपेयर कर दिया था एज अ गिफ्ट। ये तो फ़ौरन से ही ले लेती है और फिर अपना फ़ोन भी सोफे में ही छुपा लेती है कि चलो यू से फिर से मिलने का मौका जो मिल जाएगा। अब ये कोई भी यहाँ पे चांस गवा थोड़ी ना सकती थी। सो नेक्स्ट डे अपने भाई के पास ही सारे लंच बॉक्सेस लेके पहुंची आई होती है। वो तो अपनी बहन का ये हुलिया देख के हैरान कि आप थोड़ा सा तैयार होके नहीं आ सकती थी, ये क्या भिखारिन सी बनी फिर रही होती हैं। अब ये सुन के सोंगा को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक दफ़ा ज़रा फिर बोलना, क्या कहा तुमने। वेल, वो तो वहाँ से भाग गया था। अब सारे भाई तो ऐसे ही होते हैं ना, कभी भी अपनी बहनों की तारीफ करते ही नहीं है। ये तो अब घर पे आके उसी ही लंच बॉक्स को ही देखने लगी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से प्रिपेयर किया गया था। इसमें बड़े ही मज़े मज़े के खाने भी होते हैं। और उन सब के साथ साथ इसे बॉक्स के पास ही एक लेटर ही पड़ा मिलता है, जिसमें कि एक लव प्रपोजल था। अब ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह जाती है कि इसका मतलब है कि ना सिर्फ मुझे बल्कि यू को भी मुझे फर्स्ट साइट लव हो गया था, तभी तो उसने ये सब कुछ किया। क्या सच में मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ। अब अचानक ही इसके घर के फ़ोन पे ही कॉल आती है, जो कि यू की ही थी। यही कह रहा था कि मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, इसलिए रेडी रहना। ये सुन के ये तो एकदम और ज़्यादा दंग रह जाती है और फ़ौरन से ही तैयार होने लगी थी कि इसका मतलब है कि वो मुझे डेट पे ही इनवाइट करने के लिए आ रहा है, तो मुझे तो सुंदर तो देखना ही चाहिए। खैर, थोड़ी देर के बाद ही हमारे हीरो की एंट्री हो ही गई थी। ये बड़ा ही अच्छा सा रेडी होकर उसके सामने आती है। यहाँ पे वो तो इसे लंच बॉक्स ही देख के यही कह रहा था कि वो जो पहले मैंने आपको दिया था, वो तो एक कस्टमर के लिए था, सॉरी मिस्टेक हो गई। खैर, ये भी आगे से क्या ही कहती। बेचारी के सारे अरमानों पे तो पानी ही फिर जाता है। वो अभी से जल्दी से ही वो लेके आने को बोलता है कि बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। ये अब टूटे दिल के साथ ही वो लेने के लिए चली जाती है और खुद से भी कहने ही लगी थी कि मुझे यू के लिए इतना ज़्यादा तैयार होने की क्या ज़रूरत थी। जैसे ही वो लंच बॉक्स आगे से पकड़ाती है, तो इसका ड्रेस उसी के साथ ही अटक जाता है। अब यहाँ पे यू लेट नहीं होना चाहता था, सो इसे ही अपने साथ लेके जाने लगता है। रास्ते में ही इसके पूछने पे ना सिर्फ वो इसका फ़ोन वापस करता है कि ये लगता है कि आप हमारे रेस्टोरेंट में सोफे पे ही भूल गई थी, इसी में से ही मैंने आपके भाई का नंबर निकाला था और उसे अपनी सारी सिचुएशन का बताया। उसे मुझे अब एड्रेस वगैरह भी बता दिया कि आखिर को मेरी आपसे कैसे मुलाकात हो सकती है, तो मैं पहुंच आया।
खैर यहाँ पे इससे लंच बॉक्स लेते वक्त इस बेचारी का ड्रेस भी फट ही जाता है। इवन कि वो अपोलोजाइज भी नहीं करता, सीधा जाके सामान देखने लगा था कि सब कुछ पूरा है कि नहीं है। तभी नोट करता है कि वो वाला तो लव लेटर है ही नहीं, तो इससे पूछने लगता है। ये कह देती है कि शायद कि इस बॉक्स को उठाते हुए वो वाला तो उधर ही मैं भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे सारी लव लाइन्स याद है, मैं आपको बताती हूँ, आप न्यू कार्ड पे लिख लेना। उसे भी इसका आइडिया पसंद आता है। अब इसे बोल नहीं लगा था कि चलो मुझे लव लाइन्स लिखाओ कि वो कौन सी थी, मैं अभी लिख देता हूँ। अब ये पहले तो उसे देखती रह जाती है कि वाओ इसके फिंगर्स कितनी ज़्यादा टॉल हैं, ये खुद भी कितना ज़्यादा हैंडसम है। फिर जैसे ये कहता है कि जल्दी से बोलो, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, इस तरह अगर हमारे कस्टमर आ गए तो कितनी ज़्यादा बेइज्जती होगी, तुम्हें पता है ना। ये अब फ़ौरन से कहती है कि ठीक है मुझे वो सब कुछ याद है, मैं आपको लिखवाती हूँ, आप लिखें। सोंगा तो अपने मन से पूरी लाइन से बोलने लगी थी, जो कि ये भी थी कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तो तुम्हारे प्यार में ही पड़ गया हूँ एंड मैं तुम्हें अपना बनाने की परमिशन चाहता हूँ। ये सुन के एक दफ़ा तो हमारा हीरो तो इसमें खो ही जाता है, ऐसे मानो कि उसे भी लग रहा हो कि क्या ये अपनी लव की कन्फेशन मुझसे कर रही है। खैर कोई नहीं, वो फिर इसकी बातों को इग्नोर कर देता है एंड देन इसी के साथ ही ये सीन तो कट। अब नेक्स्ट डे हमें सोंगा को उसकी एडवर्टाइजमेंट कंपनी में ही दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एज ए एम्प्लॉय वो काम करती है। खैर काम क्या, बस हर वक्त उल्टी सीधी हरकतें ही करती ही रहती है, कभी भी इसने काम पे तवज्जो दी ही नहीं है। सारे कॉलीग्स ही ये बात अच्छे से जानते हैं, अक्सर ही मैनेजर से इसे काफ़ी सारी डांट भी सुननी पड़ जाती है। आज अचानक ही इसकी नज़र पड़ती है कि ये अक्सर ही ना अब जियो के रेस्टोरेंट पे तांका झांकी करती ही रहती है। वहाँ पे एक कूपन आ रहा था, उस पर क्लिक करती है तो इसे एक प्राइज़ विन करने का मौका मिल जाता है। अगर ये कूपन लेके रेस्टोरेंट पे पहुँचेगी तो उनके जो बॉस हैं उन्हें आज के दिन ही उसकी सारी विशेस पूरी करनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट सीन में ही वही बाहर ही पहुँच के पहले तो कुछ मेकअप वगैरह करने लगती है कि उसके सामने तो मैं ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए ना। पीछे से ही नाम सोरी ने आके इसे देख लिया था कि यहाँ पे क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ। खैर जैसे उधर पहुँचती है तो इन तीनों के पूछने पे बता देती है कि वो वाला जो कूपन था मैंने विन कर लिया है, इस तरह से ही आज जियो को मेरी सारी विशेस पूरी करनी पड़ेंगी। वो बेचारा पहले तो इन्हें जाके खूब सारा डांटता है कि ये कब से हरकतें करनी स्टार्ट कर दी हैं। एक्चुअली में इन लोगों ने ये वाला एक प्रैंक ही किया था कि हमारा न्यू कस्टमर बनेगा। अब ये सारी बात तो हमारे जियो नहीं जानता होता है, तो इसी बात से ही नाम सोरी और बीडियों को अच्छी खासी डांट पड़ जाती है कि कब तुम इन सारी हरकतों से बाज आओगे। अब जैसे ही उसकी विशेस पूछने के लिए उसके पास आता है कि मैं आपको अश्योर करवाता हूँ कि कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, तो वो कह देती है कि ओहो ये क्या बातें आप मिस्टर जियो कह रहे हैं, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। पहले तो आपने मुझे गलत लंच बॉक्स दे दिया था, उसके बाद मेरी ड्रेस भी फाड़ दी, फिर भी कहते हैं कि आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये सारी बातें नाम सूर्या वीडियो कड़े सुन रहे होते हैं। वो तो अपने बॉस पे ही स्माइल पास करते हुए फौरन से ही वहाँ से भाग गए थे कि इससे पहले कि मज़ीद डांट पड़ जाए। अब वो तो सोंगा को जल्दी से ही विशेस बोलने को ही कहता है। खैर ये कह देती है कि मेरे लिए मज़े मज़े का खाना बना के लाओ। वो जाहिर सी बात है वो भी जानता ही था कि इसकी यही विशेस हो सकती हैं और ये मुझे क्या करने को बोलेगी। फ़ौरन से ही जाके इसकी फेवरेट जो भी डिशेस वगैरह होती हैं इसने कहीं थी वो बना के लाता है। इसे हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा पसंद तो आती हैं, लेकिन फिर भी वो जियो को यहाँ पे तंग करना चाहती थी, इसलिए कह देती है कि इतना मज़ा नहीं आया, जाके मेरे लिए और बना के लाओ, कुछ ऐसा सा कि मैं बस उसमें खो ही जाऊँ। अब वो भी इसे एक चैलेंज समझ के फ़ौरन से ही जाके दोबारा से काफ़ी सारी डिशेस भी बनाने लग गया था। अब की बार तो वाक़ई में इसे बहुत ज़्यादा ही पसंद आती हैं। अब जैसे ये एंजॉय करके खाना खा रही होती है, हमारा हीरो भी बस इसे स्माइल करके ही देखने ही लगा था, ऐसे मानो कि जैसे कि वाक़ई में वो भी इसे पसंद ही करने लगा हो। अचानक ही सोंगा के गले में तो खाना ही फंस गया था, ये फ़ौरन से ही आके उसकी हेल्प कर देता है। इसी बीच ही वो वाला खाना तो सीधा सामने पड़ी एक प्लेट पे ही जा लगा था और वो तो नीचे गिर के टूट जाती है। ये सब कुछ देख के हमारे हीरो इसे फ़ौरन से पटक के अपनी उसी प्लेट को ही देखने के लिए आ गया था कि ये क्या कर दिया तुमने सोंगा, तुम्हें पता है ये बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थी, इवन कि तुम्हारे साथ पूछते भी इसके पैसे नहीं चुका पाती हैं। अब ये सब कुछ सुन के बेचारी काफ़ी ज़्यादा ही परेशानी हो गई थी और यहाँ पे एम्बेरस भी फील करने लगती है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, खैर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बार बार अपोलोजाइज़ कर रही होती है कि आखिर को आप मुझे कैसे माफ़ करोगे, जो भी पनिशमेंट देना चाहते हो दे सकते हो।
अब तभी हमारे हीरो के फेस पे एक शरारती सी स्माइल आ जाती है कि ठीक है, तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि अब पूरे 100 आवर्स तुम्हें मेरे रेस्टोरेंट पे काम करना पड़ेगा। जब तक कि वो पूरे नहीं हो जाते हैं यहाँ से कहीं नहीं हिल सकती हो। खैर ये यहाँ पे इसके साथ काम तो नहीं करना चाहती थी, साफ मना कर देती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लेता है कि अब ज़रा मुझे मना करके तो दिखाओ। अगले दिन ही सॉरी और बीरियोंग को बता दिया गया था कि यहाँ पे उनके साथ काम करने के लिए बहुत जल्दी सोंगा भी आने वाली है। ये सुन के वो खुश तो हो रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट भी करने ही लगे थे कि वो अगली सी दिखती है, ना कभी तैयार होके आती है ना कुछ। अब इसके बारे में बातें हो ही रही थी कि तभी ऊपर से सोंगा की एंट्री हो जाती है। आज तो वो काफ़ी ज़्यादा ही फुल रेडी होके आई थी और प्रीटी भी लग रही होती है। इवन के जियो तो उससे नज़रें हटा ही नहीं पाता, लेकिन फिर एक बहाने से उससे कहने लगा था कि तुम चाहती हो कि ये जो तुम्हारे हेयर्स हैं हमारे खाने में गिर जाए। ना ना ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ये कोई रूल नहीं है इधर, इसलिए तुम्हें अभी जाके ये ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी। और उसके लिए खुद ही कोई ड्रेस सेलेक्ट भी करने लगा था। वो बेचारी अफसरदा हो जाती है कि ये क्या बात हुई, कितना ज़्यादा खड़ूस है ना, इसे ये नहीं है कि चलो बंदा थोड़ी सी तारीफ़ ही कर देता है। खैर कोई बात नहीं है, हो सकता है कि ये मुझे जो भी ड्रेस पहनने के लिए देगा उसे मैं पहन के बाहर आऊँगी तो ये बस मुझे देखता ही रहेगा, देख लेना ऐसे ही होना है। अब इसने जो ड्रेस सेलेक्ट की थी वो पहन के आती है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नमूनी लग रही थी कि उसे देख के हमारा हीरो तो स्माइल ही करने लगा था। खैर जो भी था ये खुद ही उसने उसके लिए चूज़ की थी। आज के दिन तो जियो ने इसे काफ़ी ज़्यादा ही काम करवा दिया था और ये सब कुछ देख देख के बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है कि इस पर्सन को मसला क्या है। खैर सारा दिन तो ये काम ही करती रही थी, तो इसलिए रिवॉर्ड के तौर पे अपने हाथों से जियो ने इसके लिए खाना बनाया था कि डिनर करके ही जाना। ये जैसे ही वो खाना टेस्ट करती है तो इसे अपनी मॉम की याद आ जाती है कि वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनाया करती थी। और इस बारे में ही इसे भी बता देती है कि तुम्हारा खाना तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, देखो मुझे अपनी मॉम ही याद आ गई। यार ये सब कुछ सुन के वो तो इसे खाना पैक करके भी दे देता है कि अपने भाई को ही जाके दे देना। ये भी कहने लगा था कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारे माइंड में कभी भी मॉम का ख्याल आए तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें वैसे सी डिश बना के दे दूँगा। ये सुन के ये खुश होती और ब्लश भी करने ही लगी थी और फिर वो खाना लेके वहाँ से चली ही जाती है। घर पे जाके जैसे ही सोंगजू को वो खाना देती है तो ये सब कुछ टेस्ट करके उसे भी एकदम मज़ा ही आ गया था कि वाह, ऐसे ही तो मॉम भी बनाया करती थी, वैसे ही आपको किसने दिया है। वो कह देती है कि उस रेस्टोरेंट के ऑनर ने, मैं वहाँ पे काम करने के लिए जाती हूँ ना। अगले दिन ही ऑफिस के लिए ये बेचारी लेट हो गई थी तो मैनेजर से इसे डांट पड़ जाती है और ये भी कहने लगी थी कि जल्दी से मीटिंग का अरेंज करवाओ। अब तुम्हें पता नहीं है कि हमारी टीम के लीडर आ रहे हैं, उसके लिए सारी की सारी तैयारियां तो करनी ही है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये भी आगे से ओके कह देती है। अब अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी बातें कर ही रही थी, साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी भी धो रही होती है और उसे खाने भी लगती है। यार यहाँ पे जैसे इसकी फ्रेंड चली जाती है इसे अंदाज़ा ही नहीं होता, वो स्ट्रॉबेरी उसे टेस्ट करवाना तो चाहती थी, पीछे से आके एक और पर्सन वो स्ट्रॉबेरी खा लेता है। जैसे इसकी नज़र पड़ती है तो एकदम हैरान रह जाती है कि आप कौन। वो बताता है कि मैं केविन, सो यही इनके टीम लीडर थे। अब वो तो चुपके चुपके से मीटिंग में भी इसे देख ही रहा होता है और ये बात नोट तो कर चुकी थी, लेकिन हैरान भी होती है कि आखिर को ये नया आने वाले बॉस को क्या मसला है, बार बार मुझे देख ही जा रहे हैं। ये सारी बातें तो इसकी फ्रेंड भी देख चुकी होती है, बाद में इसे छेड़ने भी लगी थी कि इसका मतलब है कि हमारे टीम लीडर तुम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, शायद कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। ये कह देती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मुझे पसंद करने लगी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर जो भी था इसकी फ्रेंड तो इसकी बात पे विश्वास नहीं करने वाली थी कि तुम मानो या ना मानो, वो पहले से ही तुम्हें जानता है। अब कंपनी में जब भी सोंगा कोई भी काम कर रही होती है वो फ़ौरन से ही इसकी हेल्प करने के लिए आ जाया करता है। ये खुद भी हैरान थी उसके इस बिहेवियर से कि आखिर को ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, बाकी सारे भी तो एम्प्लॉयज़ हैं। अब अपना ये वाला सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही पार्ट टाइम जॉब करने के लिए ही आ ही गई थी। वो पहले तो उसे डांटता है कि इतनी ज़्यादा लेट क्यों हो गई हो, और फिर अपने रेस्टोरेंट के सारे काम ही इसने उससे करवा ही लिए थे। उस पर गुस्सा तो कर रही होती है कि खड़ूस कहीं का, ये नहीं कहता है कि चलो बस कर दो, पर ना बस देखो कैसे आराम कर रहा है। बेचारी चुपचाप सारे काम कर दिया करती है। अगले दिन ऑफिस में भी काफ़ी ज़्यादा थकी थकी लग रही थी तो इसकी फ्रेंड ये बात नोट कर लेती है। एंड रियोकमी को भी पता था कि पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एक रेस्टोरेंट भी जाया करती है, वैसे इसका ख्याल रखने को ही बोल रही थी। अचानक ही ऊपर से ही केविन की एंट्री हो जाती है जो कि इसे रात को डिनर पार्टी में ही आने को बोल रहा था कि सारे मेंबर्स के लिए मैंने अरेंज किया है स्पेशली कि तुम ज़रूर आना।
वो कह देती है कि बिल्कुल मैं आऊँगी। इसे तो आज के दिन पार्ट टाइम जॉब से छुटकारा हासिल करने का मौका जो मिल गया था, कैसे हाथ से गंवा सकती थी। अब जैसे ये मैसेज करके जियो को मना करती है कि आज मैं काम पे नहीं आ सकूंगी, कंपनी की तरफ से डिनर था। ये सब कुछ पढ़ के बेचारा काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हो जाता है। एक्चुअली में वो खुद भी उसे पसंद करने लगा था और इसका दिल भी तो सोंगा को देखने के लिए जो कर रहा होता है। दूसरी तरफ ही हमें कंपनी के डिनर का ही सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे केविन की नज़रें तो सिर्फ और सिर्फ सोंगा पे ही टिकी होती हैं। उसे जो भी पसंद होता है सबके सामने उसे देने ही लगा था, उसकी केयर भी करता है, जो भी खाना उसे पसंद होता है वही ऑर्डर करवाता है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक भी हो गए होते हैं, सारे लोग तो चले गए थे। ये सोंगा से कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। वो मना कर रही थी कि नहीं नहीं, अभी मैंने ड्रिंक किया ना, तो इसके लिए पहले मैं कहीं जगह पे एक नूडल्स वगैरह खाने के लिए जाऊँगी। ये भी उसके साथ ही चला गया था। वो बेचारी तो इसे अपनी जान छुड़वाना चाहती थी, बट क्या करती। और यहाँ पे हमारा हीरो भी आया होता है। जैसे उसकी नज़र पड़ती है तो फ़ौरन से इनके पास आके बैठ गया था। अब केविन सोंगा से पूछने लगा था कि ये कौन है, तो उसे बताने लगती है कि ये भी मेरा बॉस ही है, पर मैं इनके यहाँ पार्ट टाइम काम करने के लिए जाती हूँ। वो इसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है। दोनों ही एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी ये जेलिस फील करता हुआ सोंगा को अपने साथ ही आने को बोलने लगा था कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है, क्या तुमने आज काम करने के लिए नहीं आना था? चलो ये खाना छोड़ो, मेरे साथ चलो। वो अब केविन से एक्सक्यूज़ करते हुए उसके साथ ही चली ही गई थी। अब जैसे ये रेस्टोरेंट पे पहुंचते हैं तो आगे से सारा काम तो ख़त्म हो गया होता है। ये कह देता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, चलो यहाँ पे बैठो, आज का डिनर हम साथ में करते हैं, वो मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर देता हूँ। तुम्हारे पेट में इतनी तो जगह होगी कि ये सब कुछ खा लोगी। अब वो भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। सोंगा जैसे ही खाना खा के वहाँ से जा रही होती है तो अचानक ही उसकी नज़र ये डोर के ऊपर बंधे हुए कुछ आर्टिफिशियल लीफ पे पड़ती है। तो ये उसे पूछने लगी थी कि ये सब क्या है। वो बताने लगा था कि इस लीफ के नीचे जो भी कपल किस करता है, ऐसे मानो कि वो क्रिसमस ट्री के नीचे ही किस कर रहे हो। खैर जो भी कपल ऐसा नहीं करेगा उस पर तो कर्ज ही हो जाएगा। खैर वो तो इन सारी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। जैसे वहाँ से जाने लगी थी ये पीछे से उसे रोक के किसी करने लगा था। ये सब कुछ तो सोंगा के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। नेक्स्ट सीन में सोंगा को घर पे ही दिखाया जाता है। इस बेचारी को तो उस किस को लेके नींद ही नहीं आ रही होती है कि आखिर को बॉस ने मुझे वो किस क्यों की थी, क्या वो सच में मुझे पसंद करते हैं। कल तो ज़रूर, पहले मैं रेस्टोरेंट में जाके इस बारे में उनसे बात करूँगी। अगले ही दिन वो सुबह ही सुबह रेस्टोरेंट पहुंची होती है। अब आगे ये नहीं देखती है कि बिरयोंग खड़ा है। यही पूछने लगी थी कि कल आपने मुझे किस क्यों की थी। वो तो एकदम शॉक्ड ही रह गया था कि क्या इनके बीच किस हो चुकी है। ऐसे मानो कि उसे तो एक धमाकेदार खबर मिल गई हो। ये बेचारी अब एक्सक्यूज करती हुई वहाँ से भागी गई थी। अब जैसे ही यहाँ पे एंट्री होती है जियो की, तो बिरयोंग पूछने लगा था कि क्या वाकई में कल रात आपके और सोंगा के बीच कुछ हुआ था। उसने मुझे सुबह ही सुबह आके बताया। बीरयोंग तो इससे एक सच के बारे में भी बात करने लगा था कि आपको ज़रूर सोंगा को वो बता देना चाहिए। फिर वो अब सच क्या है उसके बारे में तो हमें आगे चल के ही मालूम होगा ना। आज सोंगा ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रही होती है कि इसका मतलब है कि बॉस मुझे पसंद करते हैं, तभी तो उन्होंने मुझे किस किया। सब लोग तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि आज सोंगा को क्या हो गया। अब जैसे ये काम कर रही थी तो इसका हाथ ऊपर पड़े डॉक्यूमेंट्स पे बिल्कुल नहीं पड़ रहा था। अचानक इसका पाँव फिसल जाता है, तभी केविन ने आके इसे बचा लिया था और ये भी कहने लगा था कि जैसे कि बचपन में तुम्हें चोट लगी थी, क्या अब भी वैसे ही सर पे लगवाना चाहती हो। वो हैरान होकर पूछती है कि आपको कैसे पता कि मुझे बचपन में चोट लगी थी। वो खुद से इंट्रोड्यूस करवाने लगा था कि मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा फ्रेंड गोंगजू हूँ। ये सुन के एकदम सरप्राइज कि क्या गोंगजू तुम, इसने तो अपना नाम तक चेंज कर लिया था अब केविन जो है। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे केविन को कुछ बच्चे स्कूल में बुली किया करते थे। इसने इसकी ग्लासेस को ही पता नहीं कहाँ बहुत ज़्यादा ही ऊंचा रख दिया था इसकी हेल्प करने के लिए। तभी इसकी सीट बड़ी जो कि हमारी क्यूट सी हीरोइन होती है वो पहुंची थी। जैसे उसे ग्लासेस उठा के देने वाली थी तो अचानक ही फिसलने की वजह से इसका सर दीवार पर टकराया था और वहाँ से तो काफ़ी सारा खून भी बहने लगा था, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। कम से कम इसने तब केविन की हेल्प तो कर दी थी। खैर ये सब कुछ सुनने के बाद ही वो इसे पूछ रही होती है कि पहले ही बता देना था, तुम मेरे सीटमेट हो, लेकिन क्यों नहीं बताया, हम इतने अच्छे तो फ्रेंड्स थे। वो कह देता है कि कैसे बताता, मैंने सोचा था कि शायद कि तुम मुझे पहचान जाओगी, बट ना, वो मेरी गलत फहमी थी, देखो तुमने तो मुझे पहचाना ही नहीं। ये सब कुछ सुन के वो थोड़ा सा एम्बेरस भी फील करने लगी थी कि हाँ वाकई में मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई हूँ। अब जिस तरह से केविन उसे देख रहा होता है इस बात को तो हमें अंदाज़ा लग ही जाता है कि वो इसे पसंद करता है।
थोड़ी देर के बाद ही जियो उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी कि फाइनली वो मेरे सामने अपने लव की कन्फेशन करने वाला है। अपने काम ख़त्म होते ही जियो से मिलने के लिए पहुंच आई थी। वो पहले तो इससे माफ़ी मांगने लगा था कि मुझे वो किस तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया था ना, तो गलती की वजह से वो किस हो गई। और जब ये कहता है कि मैं मैरिड हूँ, अब ये सुन के तो ये बेचारी एकदम दुखी हो जाती है कि क्या आप मैरिड थे? खैर तो फिर अगर ये सब कुछ था तो आपने मुझे किस क्यों की? वेल ये आगे से एक्सप्लेनेशन नहीं सुनती है कि उसकी शादी हो गई थी, लेकिन वो अब ख़त्म भी हो चुकी है। अब ये रोती हुई वहाँ से जाने ही लगती है। अचानक ही इसकी मुलाकात ही कोइंसिडेंटली केविन से हो गई थी। अभी उसे अपने साथ ड्रिंक लेने के लिए आ गया था। ड्रंक होके अब अपने दिल की बात केविन से शेयर कर देती है कि मैं जिस पर्सन से लव करती थी वो तो ऑलरेडी मैरिड निकला। अब मेरा क्या बनेगा? मेरी लव में तो किस्मत बिल्कुल ख़राब है। वो इसे तसल्ली ही देने लगा था कि हो सकता है कि तुम्हें फ्यूचर में एक बेटर लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, तुम ऐसे टेंशन मत लो। अब इससे ड्रंक देख के फ़ौरन से ही घर लेके ही आ गया होता है। अब जैसे ही सोंगजू की नज़र पड़ती है कि ये मेरी बहन के साथ अननोन पर्सन कौन है, तो पूछने ही लगा था। ये उसे बता देता है कि अरे सोंगजू, तुम भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हो, मैं केविन मतलब कि गोंगजू हूँ, जो कि तुम्हारी बहन का ही फ्रेंड हुआ करता था। वो अभी सरप्राइज रह जाता है कि वाओ, तुम भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हो। खैर सोंगजू ने भी उसे नहीं पहचाना था। इनकी भी अब अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई होती है, एक दूसरे से नंबर्स वगैरह भी ले लेते हैं कि कल को कभी रब्ता करना पड़ा तो हम ज़रूर करेंगे। अब सोंगा को किसी ने धोखा दिया था, इसके बारे में ही वो सोंगजू को भी बता देता है। उसे अपनी बहन के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। अगले दिन ही इसे पहले तो ज़बरदस्ती उठाता है कि एक बंदे की वजह से तुम इतनी लेट तक कैसे सो सकती हो, और वैसे भी रात को एक फ्रेंड ही तुम्हें घर छोड़ने के लिए आया था, कुछ खबर भी है कि कितनी ज़्यादा पी रखी थी तुमने। चलो जल्दी से ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाओ, ये ना हो कि वहाँ से भी तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। ये हैरान होती है कि क्या रात को केविन मुझे घर छोड़ने के लिए आया था? मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। अब केविन ने जो कल इसकी हेल्प की थी, ऑफिस आके उससे थैंक यू ना सिर्फ बोलती है बल्कि माफ़ी भी मांगने ही लगी थी कि शायद ड्रंक होके मैंने उल्टी सीधी हरकतें भी कर ही दी होंगी। फिर आगे से वो तो इट्स ओके कह देता है कि मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, तो तुम्हारी केयर करना तो मेरा बनता ही था। दूसरी तरफ जियो तो सोंगा को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहा था। उसे कॉल्स करता है, मैसेजेस भी करता है, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती है। तो ये कहता है कि अब मैं उसे कैसे मनाऊंगा, उसे कैसे सारी बात का एक्सप्लेन करूं। इधर ही जियो को याद कर कर के इसकी हालत ख़राब हो रखी थी। हालांकि आज ही इसने कैमिन के साथ खाना खाने के लिए जाना था, लेकिन इसकी तबीयत ख़राब होने का जैसे उसे मालूम होता है तो इसे डॉक्टर के पास ही चलने को बोलने लगा था। ये भी कहता है कि तुम्हें मेडिसिन्स ले लेनी चाहिए, लेकिन आगे से मना कर देती है कि नहीं, मुझे पहले ही मेडिसिन्स लेना पसंद नहीं है। खैर वो इसे अपने साथ डिनर करवाने के लिए लेके पहुँच आया होता है कि चलो यहाँ पे, चलो तो हो सकता है कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। जैसे ही नाम सोरी और बीटियों की नज़र पड़ती है तो हैरान के वाओ सोंगा, तुम यहाँ पे आई हुई थी। चलो कोई नहीं है, हमारे साथ साथ तो बॉस भी आए हुए हैं, इस तरह से वो भी तुमसे मिल लेंगे। जैसे यू का नाम सुनती है, उसे नहीं मिलना चाहती थी, फ़ौरन से ही वहाँ से भागना ही स्टार्ट कर देती है। इसी बीच ही इसको चक्कर आ जाता है और तभी कोई इसे थाम लेता है। आखिर को वो कौन बंदा था उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल नेक्स्ट डे सोंगजू भी अपनी बहन को हॉस्पिटल में देखने के लिए आ गया होता है और केविन को ये सारी बात का ही बताने लग गया था कि बचपन में एक दफ़ा जब मेरी दीदी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तभी हमने मॉम को मेडिसिन लेने के लिए भेजा था और अचानक ही एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई और ये खुद को ही सारा जिम्मेदार समझती है कि मेरी वजह से ही मॉम मरी हैं, इसलिए आज तक इन्होंने कभी मेडिसिन ली ही नहीं है जब ये बीमार होती हैं। ये सब कुछ सुन के केविन को भी सोंगा के लिए बहुत ज़्यादा ही बैड फील होने लगा था। इधर सोंगा नोट करती है कि जैसे कि उसके पास मॉम बैठी हुई है, अभी भी उनसे माफ़ी मांग रही थी कि मेरी वजह से ही आपकी जान गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मॉम तो इसे तसल्ली ही देने लगी थी कि देखो खुद को ब्लेम मत किया करो, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड देन इसके फोरहेड पे किसी कर देती है। जैसे इसकी आंख खुलती है तो ये नोट करती है कि अभी अभी मेरे पास कोई लड़का बैठा हुआ था, वो कौन था ये बात जानने के लिए बाहर निकलती है। तो बाहर आके इसकी नज़र केविन पे पड़ती है। ये अब थोड़ी सी यहाँ पे निराश ही लग रही थी। इसका मतलब है कि थोड़ी देर पहले जो मेरे बिस्तर के साथ बैठा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि केविन था। नेक्स्ट डे जैसे ही कंपनी में इसकी मुलाकात केविन से होती है तो उसे पूछने ही लगी थी कि क्या वो आप ही थे जिसने कि कल मुझे रोते हुए देख के मेरे आंसू साफ किए थे। वो कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं था।
तुम्हारे आंसू साफ नहीं किए हैं। ये एकदम सरप्राइज हो जाती है कि अगर ये वो नहीं था तो वो फिर कौन सा पर्सन था। खैर केविन तो इनडायरेक्टली इसे अपने लव की कन्फेशन भी कर देता है, लेकिन इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ पाती है कि मेरे साथ कितना ज़्यादा अच्छा क्यों बन रहा है। मुझे तो ये लगता था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो इसी वजह से ही हमेशा ये मेरी केयर किया करता है। आज इनके रेस्टोरेंट में सोंगजू ने ऑर्डर करवाया था अपनी बहन के लिए लंच बॉक्स का। इस बारे में जैसे यू को मालूम होता है तो उसने खुद ही वो डिलीवर करने जाने का डिसाइड कर लिया था। इधर कंपनी में साफ सफाइयाँ चल रही होती हैं क्योंकि इनके न्यू डायरेक्टर जो आने वाले थे। अब जैसे इसकी नज़र जियो पे पड़ती है तो उससे छुपने की ट्राइयां कर रही थी कि ये वाला बंदा आखिर को यहाँ पे क्या कर रहा है। अचानक ही इसे इसके भाई की कॉल आ जाती है जिसके थ्रू के इसे पता चलता है कि एक्चुअली में जियो को तो इसे नहीं स्पेशली अपनी बहन के लिए खाना लेके आने को ही बोला। एकदम सरप्राइज हो जाती है। उसे नहीं पता था ना कि जिस इंसान से इसने धोखा खाया है वो कोई और नहीं, इसी का ही क्रश जियो था। ये यू से छुपने के लिए ही सोने का प्रिटेंड कर रही होती है, लेकिन वो भी इसके सर पे आके खड़ा हो जाता है कि जब तक कि ये नहीं उठती है मैं भी नहीं हिलने वाला हूँ। ये तो मन में उसे खूब सा कह रही थी कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। तभी न्यू डायरेक्टर के आते ही फ़ौरन से उठ खड़ी होती है। वो हैरान था कि ये वाला न्यू पर्सन कौन है, इसे तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा है, और वैसे भी काम के वक्त ये सोंगा से मिलने के लिए क्यों आया। वो बता देती है कि ये फ्लोरा रेस्टोरेंट के ही ऑनर है। वह यहाँ पे कॉपरेशन के सिलसिले में ही बात हो रही थी। अब इस बेचारी का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए केविन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है कि हाँ बिल्कुल ये तो इधर कॉपरेशन के लिए ही आए थे मिस्टर जियो। डायरेक्टर भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद ही वहाँ से चलते बनते हैं। खैर ये तो साफ साफ इससे कह देता है कि ये तुम्हारी भूल ही होगी कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कोई भी कोऑपरेट करूँगा, और ये कहता वो वहाँ से चलता बनता है। अब तो सोंगा को भी गुस्सा आ जाता है कि इसने क्या समझा था कि हम भी उसके साथ कोऑपरेशन करने के लिए मरे जा रहे हैं। मैं तो जाके जो भी सारी की सारी बात है डायरेक्टर को बता देती हूँ, और उनके ऑफिस में ही पहुँच आई थी। यहाँ पे वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे कि मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया है। अगर वो रेस्टोरेंट हमारी कंपनी के साथ कोऑपरेशन कर ले तो हमें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो ये प्रोजेक्ट की बात करने के लिए तुम ही यू के पास जाओगी, समझी तुम। इस बेचारी को अब लेने के देने पड़ जाते हैं कि क्या मुझे अब वहाँ पे जाना पड़ेगा। रात के वक्त ही केविन इस रेस्टोरेंट पे ही अपने लंच का ऑर्डर देने के लिए आया था कि स्पेशली कि कल प्रिपेयर करना, क्योंकि मैं तो कल ही सोंगा को प्रपोज करने जा रहा हूँ। ये सुन के हमारा हीरो तो एकदम शॉक्ड रह जाता है। पर वो तो ऐसा नहीं चाहता था ना कि इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट हो। अगले ही दिन इसे तो उसी मुंह के साथ ही प्रोजेक्ट की बात करने के लिए यू के पास आना ही पड़ गया था। खैर वो भी कह देता है कि ठीक है, लेकिन इतनी आसानी से तो वो नहीं मानने वाला था कि तुम्हें रेस्टोरेंट पे कुछ काम वगैरह तो करना पड़ेगा तभी मैं कॉपरेशन के लिए मानूंगा, और इसे एक एप्रन भी पहना देता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ गए थे। जैसे ही यहाँ पे कुछ सैंपल्स वगैरह बनाने में इनकी हेल्प कर रही होती है तो इसके हाथ पे चोट ही लग गई थी। ना सिर्फ वो मेडिसिन वगैरह लगाता है, इसे रेस्ट करने का ही कह देता है कि यहाँ पे बैठ के अब देखो कि कैसे सैंपल्स वगैरह बनते हैं, उसके बाद ही कुछ ट्राई करना। केविन जल्दी से उसे कॉल करता है कि आज रात हम मिलकर डिनर करने के लिए जाएंगे, सो प्रिपेयर रहना, समझी तुम। ये भी कह देती है कि ठीक है, अभी तो मैं काम करने के लिए आई हूँ, थोड़ी देर के बाद ही आपको बताती हूँ। ये तो आज फुल उसे प्रपोज करने के मूड में ही होता है। जो खाना सैंपल्स वगैरह के लिए इन्होंने बनाया था यार इसे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। मुझे पता है कि बॉस मान ही जाएंगे, और इतने क्यूट वे से खाना खाते हुए देख के जियो तो इसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेता है। अब थोड़ी देर के लिए इसे यहाँ पे रुकना था, ये तो सो जाती है, काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में थी। बार बार ही इसे केविन की कॉल्स आ रही होती हैं। ये सब कुछ देख के जियो ने तो उसका फ़ोन ही काट दिया था। नाम सॉरी और बी डियोंग भी अपना काम कंप्लीट होने के बाद ही वहाँ से जा चुके थे। जैसे ही सोंगा की आंख खुलती है तो ये उसे बताने लगा था कि वो कैसे इतनी देर से सो रही थी। यहाँ से जाना चाह रही थी, वो रोक देता है कि मैंने तुमसे कोई बात करनी है। सारी एक्सप्लेनेशन देना चाहता था अपनी शादी के हवाले से, और इवन के अपने लव की कन्फेशन भी करने ही जा रहा होता है। तो तभी ऊपर से केविन खुद ही से पिक करने के लिए आ गया था, और इन दोनों को कोई बात भी नहीं करने देता है। फ़ौरन से एक रेस्टोरेंट पे पहुंच आया था। बाकी सब कुछ तो ऑलरेडी उसने प्लान करके रखा हुआ था। जैसे ही एक प्रीटी सा नेकलेस उसे देख के यहाँ पे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, तो ये सुन के सोंगा तो एकदम शॉक्ड ही रह गई थी। खैर वो तो जस्ट इसे अपना एक फ्रेंड मानती है, और इस बात का इजहार तो उसने इसके सामने कर ही दिया था।
कैमिन तो अफसरदा हो जाता है लेकिन फिर भी कह देता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोच समझ कर मुझे जवाब दे देना, मैं तुम्हारे ही रिप्लाई का वेट करूँगा। घर पे आने के बाद ये अपसेट बैठी हुई होती है तो सोंगजू से पूछने लगा था कि आखिर को तुम्हें क्या हुआ है। खैर ये तो कितना प्रीटी सा है ना लंच बॉक्स, ये स्पेशली कि तुम्हारे लिए यू ने प्रिपेयर किया होगा। मैं जानता हूँ, आज ही मैंने उसे तुम्हारे ऑफिस में ही भेजा था। तुम लोगों की मुलाकात तो अच्छे से हो गई होगी ना, अब उसे क्या पता कि किसने इसका दिल तोड़ा। वो तो मज़े से ही इसका लंच ही खाने के लिए बैठ गया था, ये भी सारी बात को उसे नहीं बताती है। कंफ्यूज ही लग रही थी और यहाँ पे उसके थ्रू इसे पता चल जाता है कि जब ये बेहोश होकर गिरने वाली थी तभी ये आके इसे यूं नहीं थामा था और मैं इसे हॉस्पिटल लेके गया था। और जब ये अपनी मॉम को याद करके इमोशनल हो गई थी और इसके फोरहेड पे किस करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि यू था। सोंगजू से ये सब कुछ सुनने के बाद ही सोंगा बात करने के लिए यू के पास पहुँचती है कि वैसे तो आपने कहा था कि उस रात किस आपने ड्रंक होके गलती की वजह से ही मुझे की थी, फिर मेरी इतनी ज़्यादा केयर क्यों करते हैं, मुझे हॉस्पिटल लेके क्यों गए थे। यार वो भी अब मज़ीद अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और ना ही अपने जज्बात को छुपाने वाला था। इसे बता देता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही लव करता हूँ। अब ये बात तो समझ ही जानी चाहिए थी ना तुम्हें। फिलहाल तो उसकी ये कन्फेशन सुन के बिल्कुल चुप ही कर गई थी। अब यूई भी उससे पूछने लगा था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो ना। ये तो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली ही गई थी। अब नेक्स्ट डे से केविन के पास ही बैठे हुई दिखाया जाता है, जिसे कि इसने नो में रिप्लाई कर दिया था कि मेरे दिल में तुम्हें लेके लवर्स वाली बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। ये सुन के वो भी कह देता है कि कोई बात नहीं है, चलो हम दोनों हमेशा हमेशा फ्रेंड्स तो बन के रह सकते हैं ना। जानता था कि यूई को पसंद करती है लेकिन मान नहीं रही है, फिर भी इसका मूड इतना ज़्यादा ऑफ होता है कि उसे बर्दाश्त नहीं होता। इसका मूड फ्रेश करने की कोशिश करने लगा था जिसमें कि काफ़ी हद तक कामयाब हो भी जाता है। दूसरी तरफ फिर रेस्टोरेंट पे हमारी नज़र यूई पे पड़ती है। आज अचानक ही उसके बाजू में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। हॉस्पिटल ही पहुंच गया था नाम सॉरी, और बीरियोंग उसे देखने के लिए आते हैं। बाद में जैसे बीरियोंग के थ्रू से मालूम होता है कि यूई तो हॉस्पिटल ही पहुंच चुका है, उसके हैंड में चोट लगी थी। इसे उसकी टेंशन तो होने ही लगी थी और ये बात केविन बहुत अच्छे से नोट करके इसे हॉस्पिटल के बाहर ही छोड़ देता है कि तुम्हें एक दफ़ा ज़रूर जाकर उससे बात करनी चाहिए, जो भी गिले शिकवे हैं दूर कर लो ना। ये भी अब जाने ही लगी थी लेकिन उसके रूम के बाहर ही खड़े होके सोच में पड़ जाती है कि क्या मैं अंदर जाऊं कि नहीं। तभी यूई के रूम में से एक लड़की निकलती है जो कि कोई और नहीं बल्कि यूई की एक्स वाइफ डा हुआ थी। उसे देख के तो सोंगा भी एकदम सरप्राइज ही रह गई थी। खैर इसके पूछने पे वो बता देती है कि मैं यूई की एक्स वाइफ हूँ, क्या तुम सोंगा हो। ये भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल। इतने में ही ऊपर से यूई की भी एंट्री हो जाती है। अब ये समझ रही थी कि ज़रूर इनके बीच अभी भी फीलिंग्स हैं ही सही, तभी तो एक दूसरे से मिलते भी रहते ही हैं और वो इसे देखने के लिए हॉस्पिटल तक पहुँच आई। अब सोंगा रोती हुई वहाँ से जाने ही लगी थी, इससे पहले कि इसकी एक गाड़ी से टक्कर होती। तभी ऊपर से आके हमारा हीरो इसे बचा लेता है एंड ये भी कहने लगा था कि मैं डा हुआ को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास ही आया हूँ। अब तो तुम्हें रियलाइज़ हो ही चुका होगा ना कि मेरे दिल में तुम्हें ही लेके फीलिंग्स हैं, उसके लिए मैं कुछ भी महसूस नहीं करता हूँ। अब इनके बीच बातें हो ही रही थी कि एक गाड़ी इनके ऊपर पानी के छींटे गिराती वहां से फर हो जाती है। ये देख के सोंगा के फेस पे ही स्माइल आ गई थी। अब वो इसे अश्योर करवाता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ था मैं बस अब मूव ऑन करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बातों को समझोगी। मेरे दिल में अब उसे लेके कोई भी फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ और आइंदा कभी भी तुम्हें निराश नहीं करूँगा। इसकी बातों पे सोंगा को भी यकीन आ ही गया था। दोनों ही एक दूसरे को किस भी करने ही लगते हैं और ये वाला सीन तो पीछे खड़ी डाहुआ ने देख लिया था। अब उसे पता चलता है कि ओह तो अब इसकी लाइफ में न्यू आने वाली लड़की यही सोंगा ही है। चलो कोई नहीं है, मैं भी अब देखती हूँ कि कैसे ये एक हो पाते हैं। नेक्स्ट डे ही इनका कॉन्ट्रैक्ट यूई के साथ फाइनल हो गया था और इस बात की खुशी सबसे ज़्यादा तो सोंगा को ही होती है। जब कभी केविन इसे डाउन देखता है तो यही कहने लगा था कि तुम्हें मेरी हमेशा ही फुल सपोर्ट होगी। अब जब कभी तुम्हें वो धोखा देने की कोशिश करेगा ना तुम मेरे पास चली आना। खैर जैसे ही था वो इसे चेयर तो हमेशा करता ही रहता है। अब जैसे ही यूई से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पे पहुंचती है तो सामने से डाहुआ को देख के एकदम शॉक्ड ही रह गई थी। वो इसे बताती है कि अभी तक की यूई हॉस्पिटल में है तो पीछे से इन्हें कोई काम करने की ज़रूरत पड़ गई थी। बीरियोंग ने ही मुझसे रब्ता किया था क्योंकि वो मुझे पहले ही जानता है, तो इसलिए यूई की जगह पे मैं काम करने के लिए आ गई हूँ। वैसे भी मैंने खुद भी अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करने का डिसाइड कर लिया है।
कभी हो सके तो वहाँ पे मिलने के लिए आना। और यहाँ पे बातों ही बातों में इससे पहले कि उससे मज़ीद कुछ पूछने की कोशिश करती, ऊपर से जूही आ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगा था कि तुम इधर क्या कर रही हो। एंड देन इसका हाथ पकड़ के ही बाहर लेके आ जाता है। यही कहने लगा था कि जेलिस फील मत करना, मैंने उसे इधर नहीं बुलाया था, शायद कि बीडियोंग नहीं बुलाया होगा। अब बाकी सारी बातों को भुला के अपने साथ ही आज का दिन इंजॉय करने का ही डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमारी फर्स्ट डेट है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उदास हो। अब जो सारी बातें डा हुआ कि अधूरी रह गई थी, बाद में इससे मिल के ना सिर्फ इसे क्रिटिसाइज़ करती है, ये भी कहने लगी थी कि मुझसे तो यूँ ही बहुत ज़्यादा ही लव करता था। ये जो उसके रेस्टोरेंट का नाम है ना फ्लोरा, वो उसने मेरे नाम की वजह से ये रखा है। अभी तक उसने अपने रेस्टोरेंट का नेम तक चेंज नहीं किया, तो इसका यही मतलब हुआ कि वो मुझे पसंद करता है। ये सब कुछ सुन के यहाँ पे सोंगा भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह गई थी। इसका भाई इसे सैड देख के पूछना चाहता था कि आखिर को तुम्हें क्या हुआ है। एंड देन ये भी पूछ लेता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप आखिर को यूई के साथ स्टार्ट हुआ कि ना हुआ, लेकिन ये तो आगे से कोई भी जवाब नहीं देती है। अब जैसे इसकी मुलाकात केविन से हुई थी, तो वो कहने लगा था कि तुम्हारे भाई ने मुझे कॉल करके जूही के बारे में पूछा था कि वो कैसा लड़का है, आखिर को आप दोनों भी तो मिले ही हैं। तो मैंने उसकी तारीफ़ें कर दी थी कि बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें उसे लेके ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारी बहन को खुशी रखेगा। अभी दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी जेलिस फील करता हुआ ऊपर से जूही भी आ जाता है। खैर वो तो इसके लिए लंच बॉक्स ही लेके आया था। अब इनके बीच में केविन कबाब की हड्डी नहीं बनना चाहता था, इसलिए ही दोनों को साइड पे करता हुआ वहाँ से चलता बनता है। अब बाद में जैसे ये उसका लंच बॉक्स ओपन करती है तो एकदम इसका दिल खुश हो जाता है। खैर बातों ही बातों में जूही से कहने लगा था कि मैं अपने रेस्टोरेंट का नेम अब चेंज करना चाहता हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगता है ना वो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे ही लिहाज से जो होगी वही करूँगा। यार बहुत सोचने समझने के बाद ही ये कह देती है कि नहीं, अगर उसने डा हुआ के नाम से रखा भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी उनके बीच अब कुछ रहा नहीं है, मुझे यहाँ पे यूही पे ट्रस्ट करना चाहिए। जैसे इस बार में बात करने के लिए जूही के पास रेस्टोरेंट पे पहुंचती है, तो तभी ऊपर से डाहुआ की भी एंट्री हो गई थी कि मुझे मालूम है कि तुमने ही ज़रूर जूही से कहा होगा कि इस रेस्टोरेंट का नेम चेंज कर दो। देखो तुम खुद को पता नहीं समझती क्या हो, इस तरह से उसकी रेपुटेशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इतनी ज़्यादा हाइप मिली हुई है उसके रेस्टोरेंट को, लेकिन ना तुम्हें तो इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है। ये तो उससे यही कहने लगी थी कि लगता है मैडम तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो यूही से यही कहने के लिए आई थी कि रेस्टोरेंट का नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसकी बात नहीं बनी थी तो ऐसे ही खामा-खामी उसे कह देती है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर को जूही ने तुम्हें क्यों चूज़ किया? क्योंकि तुम्हारी शक्ल एक लड़की से मिलती है और जूही के पास अभी भी उस लड़की की फ़ोटो मौजूद है, जिस जगह पे मैं तुम्हें बता रही हूँ वहाँ पे जाके देख लेना। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये जूही के लिए आज खाना बनाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन किचन में तो आग ही लगा के रख देती है। मीन के इससे तो कुछ हो ही नहीं पाता है। तभी यूही भी आ गया था कि तुम्हें मेरे लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम आराम से खाना और मैं ही खाना बनाया करूँगा, समझी तुम। उसे साइड पे ही जाके बिठा देता है कि ये मेरा काम है तो मैं ही करूँगा। अब यहाँ पे जो बात करने के लिए यूही के पास आई थी वो भी कर देती है। ये उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, इस बात की खुशी तो हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा ही थी। अब जैसे ही दोनों क्लोज आते हैं तो ये अपने इमोशंस पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं रख पाता है। अब फ़ौरन से ही साइड पे होके इसे कहने लगा था कि चलो जो मैंने खाना प्रिपेयर किया है हम दोनों मिलकर डिनर करते हैं। अब जैसे ही खाना खा रहे होते हैं तो ये उससे पूछ लेती है कि वैसे तुम्हारी वाइफ के साथ डिवोर्स क्यों हुई थी, मतलब कि इसके पीछे कोई रीज़न तो होगा। कह देता है कि मुझे रीज़न का खुद भी नहीं पता है, क्योंकि मेरी वाइफ शादी के बाद ही मुझे छोड़ के चली गई थी। मैंने उससे पूछने की कभी कोशिश ही नहीं की कि आखिर को क्या मामला था। अब सोंगा उससे पूछती है कि कभी तो क्यूरियोसिटी हुई ही होगी कि आखिर को उसने ऐसा क्यों किया था। ये कहता है कि नहीं, अब मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मुझे छोड़ के क्यों गई थी, क्योंकि मुझे अब तुम जो मिल गई हो। ये सुन के तो अब सोंगा की खुशी का तो और ज़्यादा ठिकाना रहता ही नहीं है कि वाकई में ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। ऐसे ही खामखा में डा हुआ मुझे शक में डाल रही थी, लेकिन अभी भी स्टिल इसके दिमाग में वही वाली पिक्चर ही घूम रही होती है कि जिसकी बात के डा हुआ ने इससे की थी। जाके उसी अलमारी में से ही एक बॉक्स को ही ढूंढने लगी थी और फाइनली वो इसे मिल ही जाता है। जैसे उस पिक्चर को देखने वाली होती है तभी ऊपर से जूही ने आके इसे रोक दिया था और उसे साइड पे रख देता है। अब जिस पे भड़क जाती है कि इसका मतलब है कि तुम्हारी लाइफ में मेरे और डा हुआ के अलावा भी कोई लड़की है। इस बारे में मुझे डा हुआ नहीं बताया था। तुम्हारी लाइफ में कितनी ज़्यादा गर्ल्स हैं। ये कह देते हैं कि जैसा तुम समझ रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। इस बॉक्स में उस लेडी की पिक्चर है जो कि मेरी नैनी हुआ करती थी,
और मुझे बचाने के चक्कर में ही उनका एक्सीडेंट हुआ और साथ में डेथ भी। मैं तो बस हमेशा ही खुद को ही ब्लेम करता आया हूँ कि मेरी वजह से ही उनकी डेथ हुई है। मॉम से ज़्यादा तो वही मुझसे लव करती थी। मॉम को मेरी कोई चिंता नहीं होती थी। उस टाइम पे जो मुझे मॉम का प्यार मिला वो सिर्फ़ और सिर्फ इन नैनी की बदौलत ही, और इन्हीं की वजह से ही मैं एक शेफ़ बना हूँ। मेरे डैडी अब हमें छोड़ के चले गए थे, तो इस बात का गुस्सा ही हमेशा मॉम मुझ पे निकालती थी, क्योंकि मेरी शक्ल उनके साथ मैच जो करती थी। और ये सारी बातें बताते बताते इमोशनल भी हो गया था। अब ये सब कुछ सुन के वो कहती है कि अब ज़्यादा परेशान मत हो, और वैसे भी मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ है। बचपन में एक दफ़ा इल हो गई थी, तो मैंने ही अपनी मॉम को फ़ोर्स किया था इतनी बारिश में मेरे लिए मेडिसिन्स लाने को, और जैसे ही वो लेने के लिए गई तो तभी ही उनकी एक एक्सीडेंट के बाद डेथ हो गई। मैं हमेशा से ही यही समझती आई हूँ कि जैसे कि मेरी वजह से ये हुआ था। खैर चलो, अब हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, तुम्हें ज़्यादा अब खुद पे ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे वो इमोशनल हुआ बैठा था, उसे तसल्ली देने लगती है। और आज के दिन तो इनको एक दूसरे की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ गई थी, और ये ज़रूरत तो इन्हें बेड तक ही लेके आ गई थी। एंड देन इसी के साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है। नेक्स्ट डे यूई तो बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहा होता है। सुबह ही सुबह उठ के सोंगा के लिए ब्रेकफास्ट ही बनाने लगा था। जैसे ही वो खाना खाने के लिए यहाँ पे आके बैठती है, तो उसकी शर्ट की स्लीव्स को ही ऊपर करने लगता है कि ये कहीं खाने में ना गिर जाए। और इन दोनों को साथ में नाम सोरी और बीरियोंग देख चुके होते हैं। ये बेचारी तो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करती हुई वहाँ से भाग गई थी। खैर थोड़ी देर के बाद इसका भाई से कॉल करता है कि रात को तुम कहाँ पे रह गई थी, घर पे नहीं आई थी। ये झूठ बोल देती है कि मैं तो अपनी फ्रेंड डियो की के पास ही थी। बेशक तुम मुझसे पूछ सकते हो, और वैसे भी गलत मत समझो। अब ये सारी बातें तो डियोखी ने सुन ली थी, और उसे अचानक ही सोंगजू की कॉल भी आ जाती है। अब ये तो अपनी फ्रेंड की मिन्नतें करने लगी थी कि प्लीज़ उसे कह दो कि मैं तुम्हारे साथ थी। खैर वो भी उसे झूठ बोल देती है कि हाँ बिल्कुल रात को ये मेरे साथ ही थी, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जो भी सारी बात होती है इसका बता देती है कि मैं तो यूई के साथ ही रुकी थी। और ये सुन के इसकी फ्रेंड को खुशी हो रही होती है कि चलो शुक्र है तुम दोनों मिल ही गए। सोंगा ने यूई के लिए एक गिफ्ट बाय किया था, उसे देना भी चाहती थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है, तो कह देता है कि हम बाद में मिलेंगे, अभी मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता हूँ। जैसे ही ऑफिस आती है तो डाहुआ कॉल करके इसे कहने लगी थी कि क्या तुम जानना चाहती हो कि आखिर को मैंने यूई से डिवोर्स क्यों ली थी, या फिर कि उसे छोड़ के क्यों गई थी। अब ये भी क्यूरियस तो होती ही है कि आखिर को इनके बीच का क्या रीज़न है। जैसे ही अब उसके बताए एड्रेस पे मिलने के लिए पहुंचती है, तो सामने से ही यूई को देख के एकदम सरप्राइज। इन दोनों को साथ में ही डाहुआ ने बुलाया था, और यही कह रही होती है कि जब तक कि मेरी पूरी बात सुन नहीं लेते हो तब तक यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। वो भी फिर यहाँ पे चुप करके इसकी सारी बातें ही सुनने लगा था कि आखिर को मुझे भी पता चले कि ऐसा भी क्या रीज़न था कि उस वक्त शादी वाले दिन ही मुझे छोड़ के चली गई। दाहुआ अब इन्हें सारी बात का ही बताने लगी थी कि एक्चुअली में शादी वाले दिन हुआ क्या था। इसी के साथ ही अब हमें फ्लैशबैक का ही सीन दिखाया जाता है। जब इसकी यूई से शादी हुई थी तो इसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए ही यूई की मॉम की एंट्री हुई थी। वो तो इस बेचारी को बहुत ज़्यादा ही पॉइंट आउट करने के साथ साथ ये भी बता रही होती हैं कि मेरे बेटे ने अपनी पसंद की शादी तो कर ली है, लेकिन हाँ उसका जो पैशन था खाना बनाने का वो ख़त्म करने का ही डिसाइड कर लिया है। हमारी उसके साथ डील जो तय हुई है। ये सुन के डाहुआ सरप्राइज रह गई थी कि वो अपना करियर ख़त्म करने का कैसे सोच सकता है, और वैसे भी वो तो बहुत ज़्यादा ही शौकीन था खाना बनाने का। उसका ड्रीम था ही एक शेफ़ बनना। मॉम कह देती हैं कि अगर तुम उसे फ्यूचर में सैड नहीं देखना चाहती हो तो अभी के अभी ही उसे छोड़ के चली जाओ। ये सुन के डाहुआ को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। वो ऐसे ही तो उसकी खुशियाँ नहीं छीन सकती थी, तो तभी ही उस दिन वो शादी से चली गई थी। अब ये सब बताने के बाद ही डाहुआ इससे यही कहने लगी थी कि मुझे तुम्हारे रिप्लाई का वेट रहेगा कि क्या तुम मुझे अपनी ही लाइफ में शामिल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ये तो साफ मना कर देता है कि एक दफ़ा मुझे छोड़ के चली गई थी ना, तो अब दोबारा आने का क्या मकसद बनता है। और वैसे भी हमारे बीच इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती तो कम से कम एक दफ़ा आके मुझसे पूछती तो सही कि क्या वाकई में मॉम और मेरे बीच कोई डील हुई भी थी कि नहीं। अब खैर ये तो फिर भी उसे कह देती है कि तुम्हें कुछ सोचने का मैं टाइम देती हूँ, कल ज़रूर बता देना। ये अब जैसे इसे छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो सोंगहुआ काफ़ी ज़्यादा ही अपसेट दिख रही थी कि कहीं ये मेरी बजाय डाहुआ को तो चूज़ नहीं करेगा। लेकिन बहुत सोचने समझने के बाद ही यूई ने एक फ़ैसला कर लिया था। फ़ौरन से ही मिलने के लिए पहुंचता है डाहुआ के पास कि देखो अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, मेरी और सोंगा के बीच में आने की कोशिश मत करो।
पास्ट में जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल चुका हूँ। मेरी लाइफ में अब सिर्फ़ और सिर्फ सॉन्ग आई है। तुम जितना जल्दी हो सकता है इस बात को एक्सेप्ट कर लो एंड दोबारा हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने का मत सोचना। ये सब कुछ कहने के बाद ही सीधा ये सोंगा से मिलने के लिए आ गया था। वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि इसने हम दोनों में से मुझे ही चूज़ किया है। इससे बढ़ के और क्या हो सकता था। दोनों अभी यहाँ पे खड़े ही थे कि तभी ही सोंगा के भाई ने इन्हें देख लिया होता है। उसे तो समझ आ गई थी कि इसका मतलब है कि रात को चोरी चोरी इससे मिलने के लिए ही आया करती है और मुझे इसने झूठ बोल दिया था कि एक्चुअली में ये तो ड्योकी के पास ही जाती है। खैर जो भी था वो तो अब अपने ब्रदर इन लॉ से कह देता है कि बहुत जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं। इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपनी बहन को ही अपने साथ लेके वहाँ से जाने ही लगा था। ये तो जानता था कि मेरी बहन तो जुई से बहुत ज़्यादा लव करती है, वो इनके बीच थोड़ी ना आ सकता था। उसने इनके रिलेशनशिप को ये एक्सेप्ट करने का डिसाइड कर ही लिया था और इस बात से हमारी क्यूट सी हीरोइन तो बहुत ज़्यादा ही खुश लग रही होती है। जाते जाते ही सोंगा ने इसे इसके लिए लाया हुआ ब्रेसलेट दे दिया था, जिसे के पहनने के बाद ही जुई के फेस पे स्माइल देखने वाली होती है। नेक्स्ट ही हमें कंपनी का ही सीन दिखाया जाता है। सारे लोग बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज लग रहे थे कि क्या आज के दिन हमें कोई प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं। अब चूंकि इन्होंने जुई के रेस्टोरेंट के साथ ही कॉपरेशन कर ली थी, जिसकी बदौलत ही एक बिग प्रोजेक्ट मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे। जैसे युई से मिलने के लिए आती है उसे सारी बात का बता देती है। अब इसने जो कि एक ब्रेसलेट उसे गिफ्ट किया था उसकी शो ऑफ करने के साथ साथ ये भी कहता है कि मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ बाय किया है, मेरे रूम में जाओ, वहाँ पे तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा। जैसे ही उधर आती है तो एक क्यूट सी रिंग पड़ी हुई थी, जिसे कि पहनने के बाद तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब अचानक ही ये देखती है कि वही वाला बॉक्स भी पड़ा हुआ था जिसका कि डाओ ने जिक्र किया था। ये कहती है कि चलो अब हम दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं तो मुझे उस लेडी की फ़ोटो देख लेनी चाहिए। जैसे ही देखती है तो एकदम शॉक नहीं रह गई थी कि ओह, तो इसकी वजह से ही मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्चुअली में इसकी मॉम की ही फ़ोटो होती है। वो तो एज अ नैनी इसी के ही घर में काम करने के लिए जो आया करती थी। अब ये हमेशा ही समझती रही कि शायद कि मेरी वजह से ही मॉम की डेथ हुई कि वो मेरे लिए मेडिसिन लेने के लिए गई। बट ना उनकी जान तो तब यूई को बचाने के चक्कर में ही हुई थी। ये सब कुछ जानने के बाद ही वो तो यूई से ब्रेकअप करके ही जाने लगती है कि मेरी मॉम की डेथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई थी, सो मुझे तुम्हारे साथ रहने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके जाने के बाद ही ये बेचारा काफ़ी ज़्यादा ही ड्रिंक करने लगा था। अब बीरियोंग आगे से तसल्ली देता है, लेकिन ना इसका तो रो रो के बुरा हाल होता है कि एक तो जिससे मैं बहुत ज़्यादा लव करता था, मेरी मॉम की तरह थी, वो मेरी वजह से उनकी डेथ हो गई। ऊपर से देखो अब ये भी मुझे छोड़ के चली गई है सोंगा को, अब मैं कैसे वापस लाऊंगा। बेचारा बहुत ज़्यादा ये अफसुर्दा लग रहा होता है। अब उड़ते उड़ते ही डाहुआ को भी ये न्यूज़ मिल ही गई थी कि एक्चुअली में सोंगा और जुई दोनों का ही ब्रेकअप हो गया और उसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी इसे मालूम हो जाता है। अब इससे तो यहाँ पे जुई की हालत बिल्कुल नहीं देखी जाती है। फ़ौरन से ही बात करने के लिए सोंगा के पास आ गई थी। इसे तो सारी स्टोरी का पता होता है और ये भी कहने लगी थी कि वैसे मुझे भी नहीं मालूम था कि तब जुई के यहाँ जो नैनी काम करने के लिए आती थी वो तुम्हारी ही मॉम थी, तभी तो तुम्हारी उससे थोड़ी बहुत शक्ल भी मिलती जुलती ही है। खैर इस बात से तो यूई खुद भी बेखबर होता है एंड देन इसे पूरी स्टोरी का बताने लगती है कि तुम क्या समझती हो कि सिर्फ और सिर्फ उनकी डेथ के पीछे यूई का हाथ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ ही अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब सोंगा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उसने मॉम को कॉल की थी कि आप मेरे लिए मेडिसिन लेके आएँ। अब वो तो यूई के यहाँ ही काम करने के लिए आई थी। अब यूई की मॉम इधर नहीं थी तो वो ऐसे एक बच्चे को अकेले कैसे छोड़ के जा सकती थी, इसलिए तो उसने इसे मना कर दिया था। लेकिन ये सारी बातें तो पीछे खड़े यूई ने सुन ली थी। वो खुद ही इतनी तेज़ बारिश में मेडिसिन लेने के लिए एक मेडिकल स्टोर पे पहुंचता है। उसे देखते देखते पीछे से अब सोंगा की मॉम भी आ ही गई थी। इससे पहले कि इसकी टक्कर एक गाड़ी से होती तभी आगे से मॉम ने उन्हें आके बचा लिया था। इसी चक्कर में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और वहीं पे ही उनकी डेथ हो गई। ये सारी बातें सुनने के बाद ही एकदम सरप्राइज ही रह गई थी। खैर वो तो यही कह रही होती है कि ऐसे ही सारा का सारा इल्ज़ाम तुम यूई पे मत डालो, इसके पीछे आदत तो तुम्हारा हाथ ही है। अगर तुम तब मॉम को अपने लिए मेडिसिन लेने जाने के लिए ना बोलती और ना ही तब यूई जाता वो सब कुछ लेने के लिए और ना ही ये सब कुछ होता। ये सब कुछ सुनने के बाद ही इसका भी अब रो रो के बुरा हाल होता है कि मैंने ऐसा ही खामखा में यूई को बातें सुना दी थी। वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा।
इसका भाई 2 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे गया था। जैसे ही वापस आता है तो अपनी दीदी को घर में ना देख के हैरान, उसे काफ़ी सारी कॉल्स करता है, वो पिक नहीं कर रही थी। टेंशन में ही आ गया था कि आखिर को उसके साथ क्या बना है। सॉन्ग आ तो अपनी मॉम की ग्रेव से सीधा बीच पे ही आ गई थी। उन्हें बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही होती है कि काश आप जिंदा होती, मैं आपको तब कॉल करती ही ना। और तभी देखती है कि जैसे कि मॉम इससे बात करने के लिए आई हैं। अपनी बेटी को इतना ज़्यादा रोता हुआ देख के अब तसल्ली ही देने लगी थी कि जो पास्ट में होना था सो हो गया, ऐसे ही खुद को ब्लेम मत करो। अब उनकी किस्मत में जैसी मौत लिखी थी बस वैसे ही हुई, और यही बात वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही होती हैं। दूसरी तरफ ही सीधा ही सॉन्ग जो आके जुई पे गुस्सा करता है कि आखिर को तुम्हारे और मेरी बहन के बीच क्या हुआ है। वो अचानक ही गायब हो गई है, ज़रूर तुमने ही उसे कुछ कहा होगा। ये उसे सारी बात का बता देता है कि जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वरना के और तो कोई बात नहीं है। ये सारी बातें जानने के बाद ही वो इसे समझाता है कि एक दफ़ा जाके तुम्हें मेरी बहन से ज़रूर बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हें माफ़ कर देगी। खुल के बातें करोगे तभी तो तुम्हारे बीच जो भी दूरियां वो ख़त्म हो जाएंगी। अब तभी जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है तो इससे मिलने के लिए डाहुआ की भी एंट्री हो गई थी। अब वो जान गई थी कि ये दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा लव करते हैं, और ये भी कहती है कि मैंने उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी है। वाकई में अगर उससे मिलने के लिए जाना चाहते हो तो जा सकते हो। वो गिल्टी भी फील कर रही थी कि उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था। उसे पहले सारी सच्चाई का मालूम जो नहीं होता, ये अब जैसे ही से मालूम होता है कि वो बीच पे है, फ़ौरन से उसके पास पहुंच आया था। एंड देन साथ ही साथ ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी गलतियाँ की हैं उन सब की माफ़ी मांगता हूँ। मुझे भी अफसोस है कि मेरी जान बचाते हुए ही तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी। खैर ये सब कुछ कहने के बाद ही उसे हक कर लेता है। चलो अब पूरा सच जानने के बाद ही उसने भी इसे माफ़ कर ही दिया था। दोनों एक हो ही चुके होते हैं। वो तो सोंगा को उसकी मॉम की डायरी देने लगा था, और ये भी बताता है कि जो मेरा ड्रीम था शेफ़ बनने का वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी मॉम की वजह से ही था, क्योंकि वो बहुत मज़े मज़े के खाने जो बनाया करती थी। अब अपनी मॉम की डायरी पढ़ने के बाद ही ये भी कुकिंग करना सीख जाती है, और काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रही थी। इसी के साथ ही अब हमें कुछ दिनों बाद का ही सीन दिखाया जाता है। बहुत सारे क्लैशेस को फेस करने के बाद ही ये अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। नाम सोरी और बीरियोंग ने भी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स बना ली थी। वो भी अपनी लाइफ को उनके साथ ही मिलकर एंजॉय किया करते हैं। इधर ही डा हुआ ने फाइनली अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लिया था। वो भी काफ़ी ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रही होती है। अब अगर बात करें सॉन्ग जू की, तो उसकी तो ऐसे मानो पैसों की लॉटरी ही निकल आई हो। इसके बाद ही अब हमें केविन को दिखाया जाता है, जिसपे कि बहुत सारी गर्ल्स मरती हैं, लेकिन इसने तो सिंगल रहने का ही डिसाइड कर लिया था। चलो इस ड्रामे से हमें एक सबक तो सीखने को मिला कि अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो मूव ऑन करना सीखो। मूव ऑन नहीं करोगे तो पास्ट की मेमोरीज से कभी भी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। इन लोगों की इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।